हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। आज इतने दिन बाद मधु प्रमोद के घर गई थी और प्रमोद के घर वालों से मिलकर मधु को बहुत अच्छा लगा। उसके छोटे भाई विवेक और उसकी पत्नी प्रिया ने मधु को बहुत मान सम्मान दिया था। उनकी माँ ने कितनी बार उसके सिर पर हाथ रखकर उसे सदा सुखी रहो और खुश रहने का आशीर्वाद दिया होगा। आज वह प्रमोद के घर बहुत मुश्किल से आधा घंटा रुकी थी। इतने कम समय में ही इन सब ने उसका दिल जीत लिया था। प्रमोद के घर वालों से विदा लेकर वे दोनों पास के एक पार्क में कुछ देर घूमने चले आए। मधु का हाथ पकड़कर घूमते हुए प्रमोद अचानक मुस्कुराया और उत्साहित स्वर में बोला, आदमी की जिंदगी में बुरा वक्त आता है और अच्छा भी। 3 साल पहले जब मेरा तलाक हुआ था, तब मैं दोबारा शादी करने का जिक्र सुनते ही बुरी तरह बिगड़ जाता था। लेकिन आज मैं तुम्हें जल्दी से जल्दी अपना हमसफर बनाना चाहता हूँ। तुम्हें मेरे घर वाले कैसे लगे? मधु ने कहा, बहुत ही मिलनसार और अच्छे इंसान लगे। क्या तुम उनके साथ निभा लोगी? प्रमोद ने भावुक होकर पूछा। मधु बोली, बड़े अच्छे से निभा लूंगी। तुमने उन्हें यह बता दिया है कि हम शादी करने जा रहे हैं? प्रमोद बोला, अभी नहीं, लेकिन तुम्हारे घर वाले ने तो मेरा ऐसे स्वागत किया जैसे मैं तुम्हारे लिए बहुत खास अहमियत रखती हूँ। तब उन तीनों ने मेरी आंखों में तुम्हारे लिए बसे प्रेम के भावों को पढ़ लिया होगा। प्रमोद ने झुककर मधु के हाथ को चूमा तो वह एकदम से शर्मा गई थी। कुछ देर चुप रहने के बाद मधु ने पूछा, हम शादी कब करेंगे? प्रमोद ने कहा, क्यों? अब मुझसे दूर नहीं रहा जाता क्या? नहीं, मधु ने जवाब देकर शर्माते हुए अपना चेहरा हाथों से छिपा लिया। मेरा दिल भी तुम्हें जी भर कर प्यार करने को तड़प रहा है मधु। कुछ दिन बाद माँ विवेक और प्रिया महीने भर के लिए मामा जी के पास छुट्टियां मनाने प्रयागराज जा रहे हैं। उनके लौटते ही हम अपनी शादी की डेट तय कर लेंगे। प्रमोद का यह जवाब सुनकर मधु खुश हो गई थी। पार्क के खुशनुमा माहौल में प्रमोद देर तक अपनी प्यार भरी बातों से मधु के मन को गुदगुदाता रहा। करीब 4 साल पहले विधवा हुई मधु को इस समय उसके साथ अपना भविष्य बहुत सुखद और सुरक्षित लग रहा था। प्रमोद मधु को उसके घर तक छोड़ने आया था। मधु की माँ शांति ने उसे देखा तो बहुत खुश हो गई थी। अब तुम खाना खाकर ही जाना। तुम्हारे मनपसंद आलू के पराठे बनाने में मुझे ज़्यादा देर नहीं लगेगी। उन्होंने अपने होने वाले दामाद को जबरदस्ती रोक लिया था। उस रात बेड पर लेटकर मधु देर तक प्रमोद और अपने बारे में ही सोचती रही। सिर्फ 4 महीने पहले ही बस का इंतजार करते हुए दोनों के बीच औपचारिक बातचीत शुरू हुई और बस आने से पहले दोनों ने एक दूसरे को अपना अपना परिचय दे दिया था। वे दोनों नियमित रूप से एक ही बस से ऑफिस जाने लगे और फिर धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। प्रमोद की आंखों में अपने प्रति प्रेम के बढ़ते भावों को देखना मधु को अच्छा लगता था। अपने अकेलेपन से तंग आ चुके उसके दिल को जीतने में प्रमोद को ज़्यादा समय नहीं लगा। रोज रोज उम्र बढ़ती जा रही है और अगले महीने मैं 35 साल का हो जाऊंगा। अगर मैंने अभी अपना घर नहीं बसाया तो बहुत देर हो जाएगी। बड़ी उम्र के माता पिता न स्वस्थ संतान पैदा कर पाते हैं और न ही उन्हें अपने बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पूरा समय मिल पाता है। प्रमोद के मुंह से निकले इन शब्दों को सुनकर मधु के मन में यह अंदाजा लगाया कि वह उसके साथ शादी करके घर बसाने में दिलचस्पी रखता है। उस दिन के बाद से मधु ने प्रमोद को अपने निकट आने का ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देने का शुरू कर दिए थे। वह उसके साथ होटल में चाय कॉफ़ी पीने चली जाती। फिर उसने फिल्म देखकर या खरीदारी करने के बाद उसके साथ डिनर करना भी शुरू कर दिया था। उस शाम पहली बार उसके घर वालों से मिलकर मधु को बहुत राहत और खुशी महसूस हुई थी। शादी हो जाने के बाद उन सीधे साधे
खुश मिजाज लोगों के साथ निभाना जरा भी मुश्किल नहीं होगा। इस निष्कर्ष पर पहुंचकर वह उस रात प्रमोद के साथ अपनी शादी के रंगीन सपने देखती हुई काफी देर से सोई थी। अगले दिन प्रमोद ने पहले उसे बढ़िया होटल में लंच कराया और फिर खुशखबरी सुनाई। कल मैं एक फ्लैट बुक करने जा रहा हूँ। शादी के बाद हम बहुत जल्दी अपने फ्लैट में रहने चले जाएंगे। यह तो बहुत अच्छी खबर है। कितने कमरों वाला फ्लैट ले रहे हो? मधु ने खुश होकर पूछा। 4 कमरों का। अभी मैं 7 लाख रुपए कैश दे दूंगा और बाकी पैसे किस्त में जमा करा दूंगा, लेकिन बाद में उसकी किस्तें हम दोनों को मिलकर देनी पड़ेंगी। कोई दिक्कत नहीं सर, मुझसे अभी कोई हेल्प चाहिए हो तो बताओ। नहीं यार, आपने सारे शेयर बेचकर मैंने 7 लाख की रकम जमा कर ली है। मेरे पास अब कुछ नहीं है। जब फ्लैट को सजाने संवारने का समय आएगा तब तुम खर्च करना। अच्छा, इसी वक्त सोचकर बताओ कि अपने बेडरूम में कौन सा रंग कराना पसंद करोगी? हल्का पीला रंग मुझे अच्छा लगता है। प्रमोद बोला। नीला रंग नहीं। ओके, मैं किसी दिन तुम्हें वह फ्लैट दिखाने ले चलूंगा जो बिल्डर ने खरीदारों को दिखाने के लिए तैयार कर रखा है। फ्लैट देख लेने के बाद उसे सजाने की बातें करने में ज्यादा मजा आएगा। मैं और ज्यादा अमीर होता तो तुम्हें घुमाने के लिए कार भी खरीद लेता। अरे कार भी आ जाएगी, आखिर यह दुल्हन भी तो कुछ दहेज में लाएगी। मधु की इस बात पर दोनों खूब हंसे और उनके बीच अपने घर को लेकर देर तक चर्चा चलती रही थी। अगले दिन विवेक, प्रिया और माँ 1 महीने के लिए प्रमोद के मामा के यहाँ प्रयागराज चले गए। मधु को छोड़ने के लिए प्रमोद को नया रास्ता मिल गया था। मौज मस्ती करने का ऐसा बढ़िया मौका फिर शायद न मिले। नहीं, मधु ने शर्माते हुए उसे प्यार भरे अंदाज में डांट दिया। मान भी जाओ न मधु। प्रमोद प्यार भरे अंदाज में उसके हाथ को बार बार चूमने लगा। फिर भी मधु प्रमोद को बार बार समझा रही थी कि नहीं, ऐसा नहीं करना है। मधु के समझाने पर प्रमोद सब तो कर लेता है, पर अगली मुलाकात में वह फिर उसे छेड़ने से नहीं चूकता। वह उसे कैसे प्यार करेगा? प्रमोद के मुंह से इसका विवरण सुनकर मधु बेचैन हो उठती थी। अपने अच्छे व्यवहार और दिलकश बातों से प्रमोद ने उसे अपने प्यार में पागल सा बना दिया था। वह अपने को अब बदकिस्मत विधवा नहीं बल्कि संसार की सबसे खूबसूरत स्त्री मानने लगी थी। प्रमोद से मिलने वाली प्रशंसा व प्यार ने उसका कद अपनी ही नजरों में बहुत ऊंचा कर दिया था। भाई, माँ की जान बचाने के लिए उनके हार्ट का ऑपरेशन कराना होगा। विवेक ने एक दिन रात को जब यह खबर प्रमोद को फोन पर दी तो उस समय वह मधु के साथ उसी के घर में डिनर कर रहा था। माँ के ऑपरेशन की खबर सुनकर प्रमोद एकदम से घबरा गया। फिर उसकी आंखों से अचानक आंसू बहने लगे तो मधु व शांति जी बहुत ज्यादा परेशान और दुखी हो उठी। मधु, मुझे जल्दी से जल्दी प्रयागराज जाना होगा, पर मेरे पास इस वक्त 3 लाख का इंतजाम नहीं है। सुबह बिल्डर से दिए गए 7 लाख रुपए वापस लेने की कोशिश करता हूँ। वह नहीं माना तो माँ ने तुम्हारे लिए जो जेवर रखे हुए हैं उन्हें किसी के पास गिरवी रख दूंगा। बेकार की बात मत करो, मुझे पराया क्यों समझ रहे हो? मधु ने अपने हाथ से उसका मुंह बंद करके आगे नहीं बोलने दिया। क्या तुम मुझे इतनी बड़ी रकम उधार दोगी? प्रमोद आश्चर्य से देखने लगा। क्या तुम्हारा मुझसे झगड़ा करने का दिल कर रहा है? नहीं, लेकिन फिर बेकार के सवाल पूछकर मेरा दिल मत दुखाओ। मैं तुम्हें 3 लाख रुपए दे दूंगी। जब मैं तुम्हारी हो गई हूँ तो क्या मेरा सब कुछ तुम्हारा नहीं हो गया? मधु की इस दलील को सुनकर प्रमोद ने उसे प्यार से गले लगाया और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अपने प्रेमी के आंसू पोंछती मधु खुद भी आंसू बहाए जा रही थी। लेकिन उस रात मधु की आंखों से नींद गायब हो गई।
उसने प्रमोद को 3 लाख रुपए देने का वादा तो कर लिया था, लेकिन अब उसके मन में परेशानी और चिंता पैदा करने वाले कई सवाल घूम रहे थे। प्रमोद से अभी मेरी शादी भी नहीं हुई है, क्या उस पर विश्वास करके उसे इतनी बड़ी रकम देना ठीक रहेगा? इस सवाल का जवाब हाँ में देने से उसका मन कतरा रहा था। प्रमोद के साथ मैं घर बसाने के सपने देख रही हूँ। उसके प्यार ने मेरी रेगिस्तान जैसी जिंदगी में खुशियों के अनगिनत फूल खिलाए हैं। क्या उस पर विश्वास करके उसे 3 लाख रुपए दे दूं? इस सवाल का जवाब ना में देते हुए उसका मन अजीब सी उदासी से भर उठता है। देर रात तक करवटें बदलने के बावजूद वह किसी फैसले पर नहीं पहुंच सकी थी। अगले दिन ऑफिस में 10 बजे के करीब उसके पास प्रमोद का फोन आया। मधु, रुपयों का इंतजाम कब तक हो जाएगा? मैं जल्दी से जल्दी प्रयागराज पहुंचना चाहता हूं। प्रमोद की आवाज में चिंता के भाव साफ साफ झलक रहे थे। मैं लंच के बाद बैंक जाऊंगी, फिर वहां से तुम्हें फोन करूंगी। चाहकर भी मधु अपनी आवाज में किसी तरह का उत्साह पैदा न कर सकी थी। प्लीज, अगर काम जल्दी हो जाए तो अच्छा रहेगा। मैं देखती हूँ। ऐसा जवाब देते हुए उसका मन कर रहा था कि वह रुपए देने के अपने वादे को बदल दे। लंच के बाद वह बैंक गई और 3 लाख रुपए अपने अकाउंट में जमा करने में उसे ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। सिर्फ एक एफडी उसे तुड़वानी पड़ी थी, लेकिन उसका मन अभी भी उलझन का शिकार बना हुआ था। उसने प्रमोद को फोन नहीं किया। शाम को जब प्रमोद का फोन आया तो उसने झूठ बोल दिया। अभी 1-2 दिन का वक्त लग जाएगा प्रमोद। डॉक्टर बहुत जल्दी ऑपरेशन करने को बोल रहे हैं। तुम बैंक के मैनेजर से मिली थी कि नहीं? माँ को किस अस्पताल में भर्ती कराया है? मधु ने उसके सवाल का जवाब न देकर विषय बदल दिया। दिल के ऑपरेशन के मामले में शहर के सबसे नामी अस्पताल में। प्रमोद ने अस्पताल का नाम बता दिया। अपनी माँ से जुड़ी बहुत सी बातें करते हुए प्रमोद काफी भावुक हो गया था। मधु ने साफ महसूस किया कि इस वक्त प्रमोद की बातें उसके मन को खास प्रभावित करने में सफल नहीं हो रही थी। उसे साथ ही साथ यह भी याद आ रहा था कि पिछले दिन माँ के प्रति चिंतित प्रमोद के आंसू पोंछते हुए उसने खुद भी आंसू बहाए थे। अगली सुबह 10 बजे के करीब प्रमोद ने मधु को फोन पर बात करना चाही तो उसका फोन स्विच ऑफ मिला। परेशान होकर वह लंच के समय उसके घर पर पहुंचा तो दरवाजे पर ताला लटकता मिला। मधु शायद रुपए नहीं देना चाहती है, यह ख्याल अचानक उसके मन में पैदा हुआ और उसका पूरा शरीर अजीब से डर व घबराहट का शिकार बन गया। रुपयों का इंतजाम करने की नए सिरे से पैदा हुई चिंता ने उसके हाथ पैर फुला दिए थे। उसने अपने दोस्तों व रिश्तेदारों के पास फोन करना शुरू किया। सिर्फ एक दोस्त ने 15-20 हजार की रकम फौरन देने का वादा किया। बाकी सब ने अपनी असमर्थता जताई या थोड़े दिन बाद कुछ रुपयों का इंतजाम करने की बात कही। वह फ्लैट की बुकिंग के लिए दी गई रकम वापस लेने के लिए बिल्डर से मिलने गया, पर वह कुछ दिन के लिए दिल्ली गया हुआ था। शाम होने तक प्रमोद को एहसास हो गया कि वह 3-4 दिन में भी 3 लाख की रकम जमा नहीं कर पाएगा। हर तरफ से निराश हो चुका उसका मन मधु को धोखेबाज बताते हुए उसके प्रति गहरी शिकायत और नाराजगी से भरता चला गया। तभी उसके पास प्रयागराज से विवेक का फोन आया। उसने प्रमोद को प्रसन्न स्वर में बताया, भाई रुपए पहुंच गए हैं। मधु जी का यह एहसान हम कभी नहीं चुका पाएंगे। मधु प्रयागराज कब पहुंची? अपनी हैरानी को काबू में रखते हुए प्रमोद ने पूछा। रात को आ गई थी, मैं उन्हें एयरपोर्ट से ले आया था। रुपए जमा हो गए हैं, वह चेक लाई हैं, उन्हें कल जमा करवा देंगे। अब माँ का ऑपरेशन हो सकेगा और वह जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। तुम कब आ रहे हो? मैं शाम की गाड़ी पकड़ता हूँ और आता हूँ। ठीक है। प्रमोद ने पूछा, मधु कहाँ है? विवेक बोला, मामा जी के साथ घर गई है, कल मिलते हैं।
ऐसा कहकर प्रमोद ने फोन काट दिया। उसने मधु से बात करने की कोशिश की पर उसका फोन अभी भी बंद था। फिर वह स्टेशन पहुंचने की तैयारी में लग गया। उसे बिना कुछ बताए मधु 3 लाख का चेक लेकर अकेली प्रयागराज क्यों चली गई? इस सवाल का कोई जवाब वह नहीं ढूंढ पा रहा था। उसका दिल मधु के प्रति आभार तो महसूस कर रहा था, पर मन का एक हिस्सा उसके इस कदम का कारण न समझ पाने से बेचैन था। अगले दिन मधु से उसकी मुलाकात मामा जी के घर में हुई। जब आसपास कोई नहीं था तब प्रमोद ने उससे आहत भाव से पूछ ही लिया, मधु, मुझ पर विश्वास क्यों नहीं कर सकी तुम? तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं माँ की बीमारी के बारे में झूठ भी बोल सकता हूँ? रुपए तुमने मेरे हाथों इसलिए नहीं भिजवाए ना? मधु उसका हाथ पकड़कर भावुक स्वर में बोली, प्रमोद, तुम मुझ विधवा के मनोभावों को सहानुभूति के साथ समझने की कोशिश करना प्लीज। तुम्हारे लिए समझना कठिन नहीं होना चाहिए कि मेरे मन में सुरक्षा और शांति का एहसास मेरी जमा पूंजी के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। तुम्हारे प्यार में पागल मेरा दिल तुम्हें 3 लाख रुपए देने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाया था, लेकिन मेरा हिसाबी किताबी मन तुम पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहता था। मैंने दोनों की सुनी और रुपए लेकर खुद यहाँ चली आई। मेरे ऐसा करने से तुम्हें जरूर तकलीफ हो रही होगी। तुम्हारे दिल को ऐसे चोट पहुंचाने के लिए मैं माफ़ी मांग रही हूँ। नहीं, माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए। तुम्हारे मन में चली उथल पुथल को मैं अब समझ सकता हूँ। तुमने जो किया उससे तुम्हारी मानसिक परिपक्वता और समझदारी झलकती है। अपना पैसा ही कठिन समय में काम आता है। हमारे जैसे सीमित आय वालों को ऊपरी चमक धमक वाली दिखावे की चीज़ों पर खर्च करने से बचना चाहिए। ये बातें मेरी समझ में आ रही हैं। अपने अहम को बीच मिलाकर मेरा तुमसे नाराज होना बिल्कुल गलत है। तुम तो मेरे लिए दोस्तों व रिश्तेदारों से ज़्यादा विश्वसनीय साबित हुई हो। माँ के इलाज में मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रमोद ने उसका हाथ पकड़कर प्यार से चूम लिया। एक दूसरे की आंखों में अपने लिए नजर आ रहे प्यार व चाहत के भावों को देखकर उन दोनों के दिलों में आपसी विश्वास की जड़ों को और मजबूती मिल गई थी। और फिर 2 दिन बाद उनकी माँ का ऑपरेशन हो गया और कुछ दिन बाद वे घर आ गए और 2 महीने बाद अच्छे मुहूर्त के साथ दोनों की शादी करा दी गई और फिर पूरा परिवार मिलकर खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट हमें ज़रूर करें।